हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था बायोलॉजी का। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, अर्थ के ऊपर लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, लिविंग के ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से थे। ठीक है, लाइफ इनिशिएट कहाँ से हुआ था। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि उस यूनिट के बारे में जहां से लाइफ इनिशिएट हुआ था। ठीक है, द यूनिट ऑफ लाइफ वाज द सेल। जो उस यूनिट जो लाइफ का जो यूनिट था दैट वाज सेल बेसिकली। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सेल होता क्या है, सेल का डेफिनेशन क्या है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था बेसिकली, एज वेल एज सेल टाइप कितने टाइप्स के होते हैं, सेल का शेप एंड साइज क्या क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ मैंने लास्ट क्लास में आपको इतना एक जनरल बताया था कि सबसे पहले मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हुआ था। मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे डेवलप होता गया दे फॉर्म द सेल, दे फॉर्म सेल बेसिकली। ठीक है, अब सेल फॉर्म होने के बाद डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल्स डेवलप हुए। डजंट मैटर कि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनेल थे और डजंट मैटर कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनेल थे और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि स्पीसीज क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, बायोम्स क्या होते हैं और बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ जो लाइफ का इनिशिएशन था वो इस सेल से हुआ था। यहाँ से पहले, सेल से पहले वाले जो इंडिविजुअल्स थे, सेल से पहले वाली जो थिंग्स थी, दे वर नॉन लिविंग। ये सब कैसे थे? नॉन लिविंग। जबकि आफ्टर द सेल दे वर लिविंग, आफ्टर सेल दे वर लिविंग बेसिकली। अब वहां चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे या फिर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया का केस हम देखते हैं, अमीबा का केस हम देखते हैं, प्लाज्मोडियम का केस देखते हैं बेसिकली। ठीक है, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम हाइड्रा का केस देखते हैं बेसिकली। ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं जो कि मल्टी सेलुलर है। ठीक है, तो आज इस चैप्टर के अंदर हम यहाँ से डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सेल, जो कि क्या है, एक यूनिट है हमारे बॉडी का, और यूनिट में पार्ट स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल। अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए, डेफिनेशन ऑफ सेल, डेफिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो सेल को मैं डिफाइन कैसे करूं? इट इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। जो बॉडी है उस बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इन द सेंस मीनिंग क्या है कहने का? स्ट्रक्चरल का मीनिंग है कि बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, चाहे वो यूनिसेलुलर बॉडी हो और या फिर मल्टी सेलुलर बॉडी हो। ठीक है, तो ऑल बॉडीज मेड अप ऑफ सेल, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रक्चरल यूनिट। बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, बॉडी मेड अप ऑफ सेल। फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है? ऑल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, चाहे वो एक्सक्रीशन का फंक्शनिंग है, चाहे वो डाइजेशन का फंक्शनिंग है, ठीक है, या फिर वो सीक्रेशन फंक्शनिंग है, चाहे या फिर वो एनर्जी जनरेशन का फंक्शनिंग है, ठीक है, या फिर रेस्पिरेशन फंक्शनिंग है। दीज ऑल फंक्शनिंग इज परफॉर्म बाय द सेल, दैट्स व्हाई इट इज फंक्शनल यूनिट। फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, all functioning of body is done by cell, is done by cell. Example, digestive functioning, respiration functioning, excretion functioning,
जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है, उनको बॉडी से रिमूव करने को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शनिंग या सीक्रेटरी फंक्शन, सीक्रेटरी फंक्शन, ठीक है। तो दी ऑल फंक्शनिंग इज डन बाय द सेल, या हमारे बॉडी की जो सारी फंक्शनिंग है वो सेल के थ्रू होती है, ठीक है। और बॉडी जो है वो एटलीस्ट सेल का बना होगा, कम से कम बॉडी के पास ऑर्गेनाइजेशन वो सेल होना चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से इसका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दिया है कि सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी बेसिकली। सेल का अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखें या इसका हिस्ट्री रिलेटेड अगर देखें, ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ सेल, सेल का क्या हिस्ट्री है। एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, इस रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल देखा, ठीक है, और वो डेड सेल का टर्म इसने दिया सेल बेसिकली इन 1665, टर्म्ड सेल। इसने क्या है, सेल का टर्म दिया बेसिकली, सेल जो टर्म्स है वो इसी ने यूज किया। ही फर्स्ट ऑब्जर्व, ही ऑब्जर्व डेड सेल इन कॉर्क, जो लकड़ी का टुकड़ा होता है कॉर्क, उसके अंदर उसने सबसे पहले डेड सेल्स को देखा और उसका टर्म दिया क्या, सेल बेसिकली। कब का बात है, इन 1665, ठीक है। दूसरा साइंटिस्ट दैट वाज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। He first observed the living cells. First observed living cell from pond water and tartar of teeth. जो टीथ जो होता है उसका जो मेल जिसको बोलते हो, ठीक है, tartar of teeth. First observed living cell from pond water and tartar of teeth, उस टीथ जो टार्टर उससे, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे दैट वाज रॉबर्ट ब्राउन। He discovered the nucleus. Discovered nucleus. इसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, न्यूक्लियस ऑफ द सेल, इसने सेल का न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। सेल का स्टडी अगर देखना तो ये उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। नेक्स्ट स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी क्या होती है सेल्स की, स्टडी ऑफ सेल, ठीक है। एक टर्म है यहाँ पे साइटोलॉजी, साइटोलॉजी जो है वो सेल की स्ट्रक्चर और कौन कौन से सेल ऑर्गन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, ठीक है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं क्या यहाँ पे, साइटोलॉजी। तो इट इज द स्टडी ऑफ the structure of cell and their cell organ organs, ठीक है। अब वो सेल ऑर्गन्स के अंदर चाहे राइबोसोम है या माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर क्लोरोप्लास्ट है
एक्सेट्रा, उन सबकी स्टडी को हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, साइटोलॉजी। क्योंकि सेल बायोलॉजी जो है, सेल बायोलॉजी ये ब्रॉड स्टडी ऑफ सेल का, ठीक है। इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ physiology of cell, genetics of cell, biochemistry of cell, evolution of cell, physiology of cells. It is the study of physiology, genetics, biochemistry, evolution of cell, ठीक है। तो सेल की फिजियोलॉजी का स्टडी, इन द सेंस सेल फंक्शन कैसे करती है, दैट इज फिजियोलॉजी। सेल की जेनेटिक्स का स्टडी, कौन कौन से जीन्स होते हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, उन जीन्स की फंक्शनिंग क्या होती है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, सेल का कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से मॉलिक्यूल एसोसिएटेड है उसके अंदर, ठीक है। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन द सेल्स का इवोल्यूशन हुआ कैसे था बेसिकली, वो फर्दर कैसे अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट अपने आप को चेंज करता है, ठीक है। तो उन सब की स्टडी को हम बोलते हैं क्या यहाँ पे, साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करें दैट वाज सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जो है वो हमें बताता है कि इंडिविजुअल्स जो है वो सेल्स के बने हुए हैं, बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, एटलीस्ट सेल है। नेक्स्ट इज सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट दो साइंटिस्ट थे, स्लेडन एंड स्वैन, स्लेडन एंड स्वैन। In 1855, they proposed the cell theory. Proposed cell theory. Cell theory. उन्होंने सबसे पहले सेल थ्योरी को प्रपोज किया था बेसिकली, ठीक है। ध्यान रखना, स्लेडन एंड स्वैन प्रपोज द सेल थ्योरी। अब बात आता है कि ये सेल थ्योरी है क्या, इस सेल थ्योरी का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इन्हीं साइंटिस्ट ने बताया था कि जो बॉडी है, डजंट मैटर कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, डजंट मैटर कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बेसिकली, ठीक है। उनका बॉडी का जो कंपोजिशन है वो एटलीस्ट सेल है, इन द सेंस बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। सेल थ्योरी का फर्स्ट कंसेप्ट जो है, फर्स्ट कंसेप्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ बॉडी, जितना बॉडी का रिएक्शंस है, दे अकर इनसाइड द सेल। सेकेंड पॉइंट, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ बॉडी अकर इनसाइड द सेल, cell basically, inside the cell. Third statement, cell for the structural unit of the body, a structural unit of body, basically body है, स्ट्रक्चरल यूनिट है,
तो ये 3 कंसेप्ट थे जो कि सेल थ्योरी के अंदर इंक्लूडेड है, जो कि स्लीडन एंड स्वांडल दिए थे। बाई चांस वो क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल थ्योरी। ठीक है, तो सेल थ्योरी का मीनिंग क्या है कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है या जितने भी लिविंग इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उनका बॉडी जो है वो सेल्स का बना हुआ है, उनका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट सेल है बेसिकली। दूसरा थिंग कि जितना भी बॉडी का रिएक्शंस है, चाहे एनर्जी जनरेशन, ठीक है, चाहे वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस, दीज ऑल विल अकर इनसाइड द सेल। थर्ड स्टेटमेंट की सेल जो है वो बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है बेसिकली। यहाँ पे स्लीडन एंड स्वैन जो है दे आर अनेबल टू एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल ओरिजिनेटेड, कि एक नया सेल जो है वो आता कहाँ से, वो कैसे ओरिजिनेट हुए, तो दे आर अनेबल टू एक्सप्लेन। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक दूसरा साइंटिस्ट था, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, उसने बताया था, उसने एक स्टेटमेंट दिया था, और स्टेटमेंट क्या था, ओमनिस सेलुलाई सेलुला, इन द सेंस जो न्यू सेल का ओरिजिनेशन है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही हुआ बेसिकली। ठीक है, तो एक्सेप्शन यहां इन सेल थ्योरी हियर स्लीडन एंड स्वैन unable to explain origin of new cell, origin of new cell वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर। तो इसको एक्सप्लेनेशन दिया था, दैट वाज अनदर साइंटिस्ट इट इज रुडोल्फ विर्चो, आर विर्चो भी हम उसको बोलते हैं, आर विर्चो। proposed an statement that is omnis cellular. Well, Virchow explain the origin of new cell. Explain the origin of new cell. ठीक है, उसने एक्सप्लेन किया उसको कि न्यू सेल आता कहां से। ही गिव एन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट दैट इज omnis cellula e cellula, omnis cellula e cellula बेसिकली। इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या था बेसिकली, कि जो न्यू लाइफ है या न्यू सेल जो है इट अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिविजन। इट मीन्स new cell arises from or formed from pre-existing cell, in the sense पहले से जो सेल प्रेजेंट है उस सेल से ही फॉर्मेशन हुआ है न्यू सेल का बेसिकली। ठीक है, तो अब सेल थ्योरी जो था वो कंप्लीट हो चुका था। तो कंप्लीट सेल थ्योरी जो है उसके अंदर ये स्टेटमेंट जोड़ दिया था बेसिकली कि जो न्यू सेल है इट इज अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बेसिकली। ठीक है, अब बात आता है कि एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। सेल थ्योरी का कोई एक्सेप्शन है क्या? यस, द वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। मैं बताता हूँ क्यों उसको एक्सेप्शन बोला है। Exceptions of cell theory. Exception of cell theory. Here, virus is the exception of cell theory. Virus. ठीक है,
एक एग्जांपल है सेल थ्योरी जो एक्सेप्शन है, दैट इज वायरस बेसिकली। तो वायरस जो है, सेल थ्योरी का मीनिंग था कि बॉडी ऑर्गेन्स का जो बॉडी है वो कम से कम एक सेल का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है, और उस बॉडी की सारी जो रिएक्शंस हैं दे अकर इनसाइड द सेल, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दिस वाज द सेल थ्योरी। लेकिन यहाँ पे वायरस जो है उन स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे इस वायरस को हमने एक कनेक्टिंग लिंक भी बोला है या फिर एक एक्सेप्शन भी बोला है बेसिकली। तो वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो यहाँ ये वायरस जो है, उस वायरस को हमने क्या है कनेक्टिंग लिंक बोला है, जो कि एक एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का। इसको कनेक्टिंग लिंक क्यों बोला है, लिविंग और नॉन लिविंग का, उसके पीछे रीजन क्या था और क्यों इसको सेल कंक्लूड नहीं किया था, ठीक है। तो वायरस जो है whenever it present outside the cell, it act as a inert particle, basically or non living, ठीक है। वायरस outside the cell, और जब ये सेल के अंदर चला जाता है तो इट एक्ट एज ए लिविंग इंडिविजुअल, लिविंग की तरह वर्क करता है। तो ऐसा क्यों बोला है उसको कि इनसाइड द सेल इट एक्ट एज ए लिविंग और आउटसाइड द सेल इट एक्ट एज ए नॉन लिविंग बेसिकली। तो यहां तो ये वायरस को लिविंग कंसीडर किया सेल्स के अंदर, वायरस इनसाइड द सेल, the cell acts as living, जबकि वायरस आउटसाइड द सेल acts as नॉन लिविंग, ठीक है। तो यहाँ लिविंग और नॉन लिविंग इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बेसिस पे क्यों इनको लिविंग और क्यों ना इनको नॉन लिविंग बोला बेसिकली। तो नॉन लिविंग क्यों बोला है उसके पीछे मैं रीजन बता रहा हूं। इट इज इनर्ट पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स है बेसिकली, वो सेल नहीं है, ठीक है। और पार्टिकल्स जो है इट इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, इन द सेंस इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स बेसिकली, ठीक है। इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो तो न्यूक्लिक एसिड है, दैट इज आरएनए और डीएनए, जबकि इसके ऊपर जो कवरिंग्स है उस आरएनए डीएनए के ऊपर जो उनका जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर जो कवरिंग्स है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन बेसिकली। इट इज इनर्ट पार्टिकल्स मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। अब यहां जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं इट मे बी आरएनए और इट मे बी डीएनए, या तो उस वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड आरएनए होगा या उस वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड डीएनए होगा बेसिकली, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है, बट कभी भी दोनों उस वायरस के अंदर नहीं होगा, ठीक है। वायरस कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल बेसिकली, ठीक है। तो नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या हो गया कि इनर पार्टिकल्स है जो कि आरएनए और आरएनए डीएनए प्लस प्रोटीन्स का बना हुआ है। इट डू नॉट हैव साइटोप्लाज्म, इसके पास किसी टाइप का कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, ठीक है। एज वेल एज डू नॉट हैव द सेलुलर मशीनरी, do not have cellular machinery, ठीक है। लाइक सेल ऑर्गेनल्स वो भी इसके पास नहीं है, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या कंसीडर कर देते हैं हम, नॉन
लिविंग। तो सेल से बाहर जो है वो वायरस एक नॉन लिविंग की तरह वर्क करता है, जबकि इनसाइड द सेल इट एक्ट एज ए लिविंग। अब लिविंग वाली क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको मैं बता देता हूँ। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक वायरस की, कैन मल्टीप्लाई इनसाइड द सेल, और मल्टीप्लिकेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग। कैन मल्टीप्लाई नेक्स्ट, कंटेन जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट, लिविंग प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज एबल टू गिव राइज द डिजीज, एबल टू गिव डिजीज, ये डिजीज दे सकते, एबल टू गिव राइज डिजीज, ठीक है। जैसे अभी के टाइम कोविड-19 जो चल रहा है, ऐसे ही HIV जो है वो भी एक वायरल डिजीज है बेसिकली। H1N1 एक वायरल डिजीज है, ठीक है। तो वो क्या है, वो डिफरेंट टाइप के डिजीज देने में कैपेबल है। इस वजह से इस वायरस को हमने क्या है, हमारे लिविंग सेल के अंदर जब जाता है तो इट एक्ट एज लिविंग इंडिविजुअल। अब वो पूछ लेता है कि वायरस को नॉन लिविंग क्यों बोला हुआ, द रीजन इज दिस। पूछ लेता है कि वायरस को सेल के अंदर लिविंग कंसीडर क्यों किया जाता है, द रीजन इज दिस बेसिकली। लेकिन इस वायरस को ना तो हम कंप्लीटली लिविंग बोल पाते हैं और ना ही हम कंप्लीटली उसको नॉन लिविंग बोल पाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेल के बाहर तो ये क्या है, एक इनर पार्टिकल और एक नॉन लिविंग की तरह वर्क करता है, लेकिन व्हेनेवर इट एंटर इनसाइड द होस्ट और सेल इट एक्ट एज ए लिविंग इंडिविजुअल बेसिकली, जो ये प्रॉपर्टीज शो करता है, ठीक है। तो दिस वाज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, जिसको हम सेल के अंदर इंक्लूड या सेल थ्योरी के अंदर इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट बात आता है कि सेल का साइज क्या क्या होता है, साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल वैसे तो डिफरेंट शेप साइज की सेल्स मिल जाएगा हमें, ठीक है। लेकिन वहां क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट सेल। नीट के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट सेल, which of the following is longest cell, which of the following is largest cell basically, ठीक है। अदरवाइज सेल का जो साइज है वो वेरी करता है, कि वो सेल टू सेल वेरी करेगा बेसिकली। तो यह साइज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले माइकोप्लाज्मा, ठीक है, और इसको हम PPLO भी बोलते हैं, PPLO इन द सेंस प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कि ये स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट सेल, जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। इसका साइज जो है वो 0.1 to 0.3 म्यू माइक्रोमीटर बेसिकली, ठीक है। जबकि ऑस्ट्रिच का जो एग है, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है, एक लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल, ठीक है, जिसका साइज जो है दैट इज 15 सेंटीमीटर और 5.6 इंच बेसिकली, ठीक है। थर्ड एसिटाबुलेरिया, ठीक है, एक एल्गा है, क्या है, एल्गा, एक एल्गी का मेंबर है बेसिकली, ठीक है। इसका जो साइज है दैट इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बेसिकली, ठीक है।
इसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो आरबीसी का जो साइज है, आरबीसी इसका जो साइज है नियर अबाउट 7 माइक्रोमीटर, जबकि लॉन्गेस्ट जो सेल है दैट इज नर्व सेल या न्यूरॉन्स, न्यूरॉन, ठीक है, और इसको हम नर्व सेल बोलते हैं। लॉन्गेस्ट सेल है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, इट इज लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है, दैट इज 90 सेंटीमीटर टू 1 मीटर हो सकता है, इतना उसका साइज हो सकता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सेल, तो लॉन्गेस्ट का जब बात आता है तो आंसर विल बी द न्यूरॉन्स, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेल, ठीक है, अगर लार्जेस्ट का बात आता है तो आंसर इज द ऑस्ट्रिच एग बेसिकली। पूछ लेता है कि स्मॉलेस्ट सेल इज, तो आंसर विल बी पीपीएलओ और माइक्रोप्लाज्मा, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल है बेसिकली, ठीक है। तो दे वर द डिफरेंट साइज ऑफ द सेल। नेक्स्ट इज शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल, शेप ऑफ सेल, सेल का कोई एक डिटरमाइंड शेप साइज नहीं है, ठीक है, वो अलग अलग शेप में हमें मिल जाता है, लाइक ब्रांच्ड सेल, ब्रांच्ड सेल दैट इज न्यूरॉन, न्यूरॉन। मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको बता रहा हूँ, इसको क्यों ऐसा बोला कि ब्रांच सेल है। दिस इज न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन। नेक्स्ट बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव इट इज बाय आरबीसी, आरबीसी जो है बाइकॉनकेव शेप का होगा, ठीक है, ये आरबीसी, ठीक है। इसके अलावा इर्रेगुलर शेप, जो कि अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर पाते, ऐसी सेल को हम अमीबॉइड सेल भी बोलते हैं, अमीबॉइड सेल, दैट इज डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, और इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी। ये अमीबा की तरह सेल्स है, ठीक है। इसके अलावा कॉलमनर शेप, एपिथेलियम का जो सेल्स है, सेल्स ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, एपिथेलियम, ठीक है, ये ऐसे कॉलम के लायक सेल्स है। इनका न्यूक्लियस, they are columnar cells, ठीक है। elongated cells, elongated shape of cells, brackets जो केस है, it shows the elongated shape, elongated shape cell, that is brackets, brackets basically, they are brackets। प्लांट्स के अंदर मिलेगा ये ब्रैकेट्स, ठीक है।
तो ये डिफरेंट शेप थे उस सेल्स के। नेक्स्ट है ओवरव्यू ऑफ सेल। अगर हम सेल का ओवरव्यू देखें तो सेल का ओवरव्यू है क्या, कोई भी सेल जो है उसके अंदर क्या क्या मटेरियल हो सकता है, बेसिकली कितने पार्ट्स में उसकी सेल शेप को डिवाइड किया है या उसकी स्ट्रक्चर को डिवाइड किया है, इट इज ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, तो सेल का जब हम ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है, कोई भी सेल जो है, मैं एक यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर भी आपको बना के बता रहा हूँ। ये सेल है, तो सेल के ऊपर सेल का बाउंड्री प्रेजेंट है, उसके अंदर उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे बेसिकली। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, दैट इज बाउंड्री ऑफ सेल, द एनवेलप ऑफ सेल। दूसरा इनर साइड साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। नेक्स्ट उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स। तो ओवरऑल जो सेल का स्ट्रक्चर है उसको हम तीन ही पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले एनवेलप डिस्कस करते हैं उसका सेल का, उसके बाद हम उस सेल का साइटोप्लाज्म डिस्कस करते हैं जो उसका फ्लूइडिक कंटेंट है, फ्लूइडिक रीजन है, ठीक है। उसके बाद उसके सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस करते हैं, उस सेल के अंदर ऑर्गेनल कौन कौन से बेसिकली, ठीक है। ये उस सेल का ओवरव्यू। तो मैं इसको एक रे डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे बस एनवेलप ऑफ सेल, एनवेलप और बाउंड्री ऑफ सेल, बाउंड्री ऑफ सेल। उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, उसके बाद उसके सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो यहाँ जो एनवेलप है सेल का, इट इज मेड अप ऑफ, इट कंटेन includes glycocalyx, सेल वॉल जो प्लांट सेल के अंदर मिलेगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर मिलेगा, फंगल सेल्स के अंदर में मिल जाएगा, एज वेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जबकि साइटोप्लाज्म जो है वो एक फ्लूइडिक रीजन है, फ्लूइडिक रीजन ऑफ सेल, रीजन ऑफ सेल, वो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, दैट इज द फ्लूइडिक साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसको हम एरिना ऑफ सेल भी बोलते हैं, जहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंटिन्यू होगा बेसिकली, और एरिना ऑफ सेल। एरिना का मतलब क्या होता है कि वो रीजन जहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शन कंटिन्यू होगा, ठीक है, तो उस रीजन को हम एरिना बोलते हैं, ठीक है। जबकि सेल ऑर्गेनल्स जो है ये दो टाइप हो सकते हैं, सेल ऑर्गेनल्स देखिए, सेल ऑर्गेनल्स, ये सिंगल मेम्ब्रेनस हो सकते हैं, ये डबल मेम्ब्रेनस हो सकते हैं, और ये ए मेम्ब्रेनस हो सकते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सेल ऑर्गेनल्स, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सेल ऑर्गेनल, सेल
ऑर्गेनल। उसके बाद ए मेम्ब्रेनस, ए मेम्ब्रेनस, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल। ए मेम्ब्रेनस इन द सेंस विदाउट मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस, ठीक है, सेल ऑर्गेनल बेसिकली। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट थिंग्स आता है, क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल ऑर्गेनल विदाउट मेम्ब्रेन बेसिकली। तो वो हमें यहाँ पे थोड़ा माइंड में रखना चाहिए, होना जरूरी है कि कौन सा तो ए मेम्ब्रेनस होता है, कौन सा डबल मेम्ब्रेनस, कौन सा सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होता है बेसिकली। बाकी पूरा सेल जो है वो उन तीन रीजन्स का बना हुआ है, सेल एनवलप, साइटोप्लाज्म और बाउंड्री बेसिकली, उसका बाउंड्री बेसिकली, ठीक है। तो सिंगल मेम्ब्रेनस जो सेल ऑर्गेनल्स हैं दे आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ER भी बोलते हैं, और ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा लाइसोसोम्स, इसके अलावा वेसिकल्स, ठीक है, इसके अलावा वैक्यूल्स, तो दीज ऑल आर द सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। जबकि डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल का बात करें, ठीक है, तो दे includes nucleus, mitochondria, chloroplast, ठीक है। दीज आर द डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इन द सेंस ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो दो मेम्ब्रेन का बना हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन बेसिकली, ठीक है। या न्यूक्लियस जो है उस न्यूक्लियस को हम मिनिस्ट्री ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं वो हम फर्दर नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर्स होगा उसके अंदर जब सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस करेंगे तो मैं आपको 1 बाय 1 सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस कराऊंगा बेसिकली। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं उसको हम फर्नेंस ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेल को एनर्जी डेवलप करके देने का रोल प्ले करता है, ठीक है, सेल के लिए एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है बेसिकली, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस का साइट है। प्लांट के केस में हमें क्लोरोप्लास्ट मिलेगा बेसिकली, ठीक है। तो वहां फोटोसिंथेसिस जो अकर होगा, ठीक है, लाइट डिपेंडेंट कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस जो डन होगा वो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होगा बेसिकली। एक और चीज कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं विच आर प्रोकैरियोटिक सेल सर्वाइविंग इनटू यूकैरियोटिक सेल। तो इनका जो ओरिजिन है वो एंडोसिम्बायोन्ट्री है। एंडोसिम्बायोन्ट्री मतलब कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो है लेकिन इनका ओरिजिन जो है, ये इनका फॉर्मेशन जो है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का बेसिकली, ठीक है। और अब उस सेल के अंदर आके, यूकैरियोटिक सेल के अंदर आके नहीं, वो उस सेल के लिए वर्क कर रहे हैं, यूकैरियोटिक सेल के लिए वर्क कर रहे हैं। अदरवाइज बहुत माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर द प्रोकैरियोटिक सेल सर्वाइविंग इनटू यूकैरियोटिक सेल बेसिकली, ठीक है। मेम्ब्रेनस या एमेम्ब्रेनस या मेम्ब्रेनलेस जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, दीज आर राइबोसोम एंड सेंट्राइल इनमें किसी टाइप से हमें कोई मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक सेल का एक ओवरव्यू है कि उस सेल का स्ट्रक्चर क्या है। तो सेल का जब स्टडी हम करेंगे तो बेसिकली इन्हीं चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है कि सेल के एनवलप कौन कौन से हैं,
ठीक है। उनके बाद सेल ऑर्गेनल कौन कौन से हैं और उसका साइटोप्लाज्म का क्या रोल है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल। तो जब कभी भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जब कभी भी हम कैटेगराइज करते हैं, तो उसका कोई ना कोई बेसिस होता है जिसके बेसिस पे हम उनको डिवाइड करते हैं बेसिकली। तो यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, कॉमा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, ठीक है। उनके बेसिस पे द सेल्स आर टू टाइप, ठीक है। वो सेल्स जो है वो दो टाइप का है। वन इज प्रोकैरियोटिक सेल, एंड सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल है और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो फर्दर हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है और यूकैरियोटिक सेल कौन सा होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव बेसिकली, प्रिमिटिव। कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। इन द सेंस प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनके पास ओल्ड टाइप का या प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा या फिर न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल किसको इंक्लूड करेंगे हम, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, डू नॉट हैव न्यूक्लियस, ठीक है, और हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस, और हैव प्रिमिटिव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है, यू मतलब ट्रू, यहाँ पे मैंने इन दोनों को अलग अलग करता हूँ कि यू का मतलब है ट्रू न्यूक्लियस और कैरियोट्स का मतलब है न्यूक्लियस, कैरियोट्स इसका मतलब है न्यूक्लियस। तो ऐसी सेल्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, they all cells are included in eukaryotic cells basically. In the sense क्या है, cells which contain the true nucleus, cells which contain true nucleus, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बेसिस, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स के बेसिस पे क्या है कि जो सेल्स हैं वो दो टाइप का है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होंगे उसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होंगी दे कंटेन द ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस उनके अंदर प्रेजेंट होगा किसी को। बात आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, किसको हम प्रोकैरियोट्स बोलेंगे और किसको हम यूकैरियोट्स बोलेंगे। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर मोस्टली मेंबर जो है दे आर द बैक्टीरिया। एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट्स, एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट्स, इसके अंदर बैक्टीरिया मोस्टली जो इंडिविजुअल्स हैं वो कौन है, बैक्टीरिया मोस्टली। बैक्टीरिया के बाद आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया,
साइनोबैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, एंड एक्टिनोमाइसीटी, एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है। दीज ऑल आर द प्रोकैरियोटिक इन ऑर्गेनाइजेशन और दे आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स बेसिकली, ठीक है। सारे यूनिसेलुलर इंडिविजुअल्स होंगे बेसिकली। दूसरा यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल हम देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल, इसके एग्जांपल जितना भी प्रोटिस्टा इंडिविजुअल्स होंगे, प्रोटिस्टा से आगे वाले सारे इंडिविजुअल्स होंगे, दे आर द यूकैरियोटिक इंडिविजुअल्स। और यहाँ इसका एग्जांपल अगर देखें तो दे आर डायटम्स, यूग्लिना, अमीबा, प्लाज्मोडियम, एक्सेट्रा। ये सब इंडिविजुअल जो होंगे यूकैरियोट्स होंगे। दोनों में डिफरेंस इतना है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, या यूकैरियोटिक जो सेल्स होंगे उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और डबल मेम्ब्रेन बाउंड या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वो सेल ऑर्गेनल्स उनके पास प्रेजेंट होंगे। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के पास वो चीजें एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस भी एब्सेंट होगा एज वेल एज उसके पास सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट मिलेंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जस्ट सिंपल टाइप का सेल है, उनके साइटोप्लाज्म के अंदर हमें किसी टाइप से कोई सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं मिलेगा बेसिकली, ठीक है। तो फर्दर हम डिस्कस करने जाएंगे यहाँ पे क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जैसा कि नाम से मालूम था, अभी बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं दे आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इनका जनरल देखा जाए तो फर्स्ट डू नॉट हैव न्यूक्लियस, डू नॉट हैव न्यूक्लियस, सेकेंड डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स like mitochondria, chloroplast, nucleus, endoplasmic reticulum, PR, Golgi complex, vesicles, एक्सेट्रा। ये चीजें इनके पास एब्सेंट हो गई। थर्ड दे आर सिंपल सेल, सिंपल सेल्स है बेसिकली, ठीक है। इनका जो फ्लैजिला होगा जिससे वो लोकोमोशन परफॉर्म करता है, उनका अरेंजमेंट जो होगा वो 9+0 का होगा। फ्लैजिला है 9+0 अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ ये फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट है 9+0, ये क्यों ऐसा बोला है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जब पर्टिकुलर फ्लैजिला का स्ट्रक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो वहाँ उस फ्लैजिला को डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोकैरियोटिक इंडिविजुअल्स का, जो सिंगल सेलुलर इंडिविजुअल्स होंगे बेसिकली। इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल का अगर स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर वही 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम फर्दर।
ठीक है, वो बात अलग है। यहाँ पे हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते बेसिकली। ठीक है, तो एनवेलप डिस्कस करेंगे। एनवेलप डिस्कस करने के बाद उसके साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे, उसकी सरफेस असेंबलीज कौन कौन सी होती हैं वो डिस्कस करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिलीवर करेंगे बेसिकली। ठीक है, थैंक यू।